नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी और आपके साथ मैं एक बार फिर एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये बिल्कुल जो क्लास होने वाली है, ये एकदम आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जहां पर हम हमारे उन साथियों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो अपनी सेकंड इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो क्लास है, इसका जो मेन पर्पस है दोस्तों, ये पर्पस है एग्जाम के क्वेश्चन से रूबरू होना, ताकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिले और क्वेश्चन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो एसएससी एमसीक्यू क्लास हमारी होने वाली है, ये क्लास आज होने वाली है इन्वायरमेंट की, जहां पर हम इन्वायरमेंट के 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम एक जैविक यानी कि बायोटिक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब रिसेंटली जो है, जो एग्जाम्स हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चार ऑप्शन है। पहला है कवक, फंगी, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है मृदा और चौथा है आर्द्रता। चार ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि कौन सा जो घटक है वह एक जैविक घटक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं। लाइट जो है ये दोस्तों नॉन लिविंग है, मिट्टी भी नॉन लिविंग है, नमी जो है यह भी दोस्तों नॉन लिविंग है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कवक, यानी कि फाउंडेशन भी उसे कह देते हैं हम इकोसिस्टम के अंदर। इन जनरल हम उसे फंगी कहते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। देखिए, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक स्लाइड मिलेगी जिसमें राइट आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो ये है इसका राइट आंसर, कवक। और हम सभी जानते हैं कि कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर डीकंपोजर मतलब अपघटक का काम करते हैं और यह मृत सड़े गले पदार्थों को एक तरीके से उस वातावरण से डीकंपोज करते हैं, यानी कि हटाने का काम करते हैं। बाकी जो घटक थे वो सारे अजैविक घटक थे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भी दोस्तों 2025 का ही क्वेश्चन है, एसएससी में ही आया हुआ है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को रोकती है? मतलब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बाहर मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। दोस्तों, इसका राइट आंसर वैसे तो आएगा समताप मंडल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर ये अर्थ है तो दोस्तों इस अर्थ से जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हमें वायुमंडल की अलग अलग परतें देखने को मिलेगी। देखिए, 0 से लेके 18 किलोमीटर की जो हाइट होती है, वहां तक जो लेयर पाई जाती है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। यानी कि ये क्या है? ये है आपका दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर की जो लेयर है दोस्तों, ये 18 से लेके 50 किलोमीटर की है, जो कि कहलाती है समताप मंडल। और 50 से लेके दोस्तों 80 तक की जो किलोमीटर तक की जो हाइट होती है, यह कहलाती है मध्य मंडल। और 80 से 400 तक की जो हाइट होती है, यह कहलाती है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर। और इसके ऊपर की जो हाइट होती है दोस्तों, ये कहलाती है एक्सो यानी कि बाहर मंडल। और ये जो आपको दिखाई दे रही है 80 से 18 से लेके 50, इसमें करीब करीब 30 किलोमीटर की हाइट पर काफी डेंस लेयर पाई जाती है, किसकी? ओजोन की। इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन लेयर समताप मंडल मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर का ही भाग होती है। मुख्य काम इसका परावैंगनी किरणों को रोकना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। राइट आंसर तो आपने देख ही लिया, समताप मंडल है। समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय जो ताप है वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी आती है। हर 165 मीटर की हाइट बढ़ती है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2025 का ही पीवाईक्यू है, जहां आपसे पूछा जा रहा है
एक खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में पोषण का स्तर जब बदलता है, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आप जाते हैं, तो केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यह आपको दोस्तों बताना है। देखिए ऑप्शन बड़े क्लियर हैं, 50%, 20%, 10% या 1%। What percentage of energy is transferred from one trophic level to next trophic level in food chain? राइट आंसर आएगा इसका 10%। देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमैन, और लिंडमैन ने अपनी थ्योरी में ये बताया दोस्तों कि जब भी हम एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो केवल 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए ये घास है, और इस घास को अगर कोई शाकाहारी जीव खा रहा है, जैसे हिरण इसको खा रहा है, तो घास के पास जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% हिरण के पास जाएगा। और मान लीजिए इस हिरण को शेर ने खा लिया, तो शेर के पास भी केवल 10% एनर्जी ही जाएगी। और इस शेर की डेथ हो गई और इसे एक गिद्ध ने खा लिया, तो गिद्ध के पास भी 10% एनर्जी ही जाने वाली है। तो हमेशा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही अधिकतम ट्रांसफर होती है। सवाल ये रहा कि भाई 100 में से केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो 90% एनर्जी का क्या होता होगा? वो ऊर्जा जो 90% है वह बॉडी की बाकी क्रियाओं में, जैसे कि जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसमें खर्च हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10% आने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर है 10%, और इसे लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा गया है। 2025 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित, मतलब रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। दूसरा, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तीसरा, आर्द्र भूमि का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। चौथा, जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग का इशू होता है, और उसी को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए आएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। वैसे इसका राइट आंसर तो आपने देख ही लिया। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था दोस्तों। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल कन्वेंशन है, या इंटरनेशनल ट्रीटी आप बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और यह अंतरराष्ट्रीय समझौता ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लाया गया था। काफी महत्वपूर्ण ये समझौता माना जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो अलग अलग पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी कि जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी 2025 का क्वेश्चन है। और देखिए क्या क्या ऑप्शन है, इकोलाइन, इकोटोन, या नीश, या फिर वायोम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, और याद रखिएगा कि जब भी दो पारिस्थितिकीय तंत्र आते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक पारिस्थितिकीय तंत्र है और बी जो है वो दूसरा पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो उसके बीच का ये जो क्षेत्र बन रहा है इसे दोस्तों इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है, और ये एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं दोस्तों जो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। वैसे इसका आंसर देख लीजिए, इकोटोन ये दो समुदाय के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर आमतौर पे ना ऐसी वनस्पतियां पाई जाते हैं, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो दो अलग अलग जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे मैग्रोव का आपने नाम सुना होगा। मैग्रोव जो है वो समुद्र में और जंगल दोनों जगह उग सकते हैं, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रदूषित जल में कार्बनिक कचरे की मात्रा बढ़ाने पर बीओडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is effect on BOD when the amount of organic waste increase in polluted water? मतलब बीओडी पर क्या असर पड़ेगा अगर किसी प्रदूषित जल में कार्बनिक कचरे की मात्रा बढ़ा दी जाए? बीओडी घट जाएगा, बीओडी डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इंक्रीज हो जाएगा मतलब कि बढ़ जाएगा।
या तो अपरिवर्तित रहेगा या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए राइट आंसर आएगा बीओडी बढ़ जाता है दोस्तों। जब भी आप ऑर्गेनिक जो कचरा है वो मिलाते हैं प्रदूषित जल के अंदर, तो बीओडी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। वैसे बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका ये मतलब है कि भाई जितना ज्यादा बीओडी रहेगा उतना ही ऑक्सीजन की, हम बताएंगे कि भाई ऑक्सीजन की कमी उतनी ही ज्यादा रहेगी। मतलब ये जो बीओडी है यह किसी भी पानी के अंदर ऑक्सीजन की घुलनशीलता को बताता है। बीओडी जितना ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन उतनी ही कम रहेगी। मतलब ज्यादा बीओडी का होना, इसका यह मतलब है कि वहां पर जलीय जीव जंतु सरवाइव या तो बहुत मुश्किल से कर रहे हैं या सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कार्बनिक कचरे को डाल देते हैं किसी पानी के अंदर, तो उस कार्बनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए वहां के बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन लगती है और वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कचरा जब किसी पानी में मिलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो कचरा डालने से नदियों में जो जलीय जीव जंतु उन्हें क्यों खतरा है? इसलिए खतरा है कि जब आप कचरा डालते हैं नदियों के अंदर तो वहां की जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सारी ऑक्सीजन बैक्टीरिया उस कचरे को निपटाने में खर्च करने लगते हैं। कचरा तो बायो अगर ऑर्गेनिक है तो आज नहीं तो कल वो वहां से हट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड के कारण बहुत सारे जलीय जीव जंतु जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है, इस पर भी ध्यान आप दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987? और ये भी 25 का ही क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आया था? मरुस्थल को रोकने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ रहा है। ओजोन परत को होने वाले नुकसान को समाप्त करने के लिए, या फिर खतरनाक जो कचरा है उसको रोकने के लिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आया था दोस्तों इसे कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा संबंध याद रखिएगा किससे है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से रोकने के लिए है। ये 1987 में हुआ था, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि जो ओजोन परत है उसमें जो छिद्र हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर, उसे किसी तरीके से भरा जाए और बाकी जो ओजोन धीरे धीरे कम हो रही है उसको बैलेंस किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। आप जानते होंगे कि जो फ्रिज, एसी, परफ्यूम्स बनाने वाली, थर्माकोल बनाने वाली जो कंपनीज है वहां से भारी मात्रा में सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी और फ्रीऑन गैस जैसी गैसें निकलती है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाइए। देखिए क्या कहा जा रहा है। जैव संचय और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of increase in the concentration of pollutant along a food chain called? और ये भी 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन या फिर सुपोषण या जैव अपघटन या फिर लवणीकरण, क्या कहते हैं भाई? जैव संचय जहां पर हो जाए, किसी तरीके से प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक कोई दोस्तों खेत है और इस खेत में बहुत ज्यादा ही केमिकल्स का उपयोग किया गया है। जैसे कि एक केमिकल हुआ करता था डीडीटी, तो डीडीटी इसमें डाल दिया गया। अब इस खेत में दोस्तों मान लीजिए कोई हिरण आई और हिरण ने इस खेत में घास को खाया। इस हिरण को दोस्तों शेर ने खाया और शेर को आगे चल के गिद्ध ने खाया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हिरण से हम गिद्ध की तरफ जा रहे हैं, गिद्ध के शरीर में हमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन डीडीटी का देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी कोई केमिकल या जब भी कोई ऐसा अपशिष्ट पदार्थ इकोसिस्टम के अंदर जोड़ा जाता है तो सबसे ऊपर बैठे हुए जीव जंतु पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत में शेर की संख्या कम होने और गिद्ध की संख्या कम होने के पीछे शिकार तो है ही है, लेकिन एक और बड़ा कारण है, शुरुआती समय में जब खासतौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय केमिकल, खासतौर पे डीडीटी जैसे केमिकल्स का बहुत ज्यादा उपयोग, आगे चल के सरकार ने इसको बैन लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और इसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए राइट आंसर क्या है, ए है।
आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रामसर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय महत्व के किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच इकोसिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? चलिए, घास के मैदानों के लिए होता है ये, ग्रासलैंड के लिए होता है, या कोराल रीफ प्रवाल भित्तियों के लिए होता है, या दलदली भूमि जिन्हें हम आर्द्र भूमि वेटलैंड्स कहते हैं उसके लिए होता है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए होता है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसके तहत रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं, और ये स्थल किए जाते हैं वेटलैंड्स को, मतलब ऐसी जगह जहां पर दलदल होता है, क्योंकि वेटलैंड्स बायोडायवर्सिटी के अर्थात जैव विविधता के केंद्र माने जाते हैं। जीव जंतुओं की, वनस्पति की जो नई नई प्रजातियां हैं वो वहां पर हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर भी देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, रामसर कन्वेंशन पहली बार दोस्तों ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी झील या जलाशय में पोषक तत्व जैसे कि फास्फेट, नाइट्रेट की प्रचुरता के कारण शैवाल प्रस्फुटन यानी कि एल्गल ब्लूम होने लगता है, उसका क्या ये क्या कहलाता है? बायो जैव संचयन कहलाता है, सुपोषण कहलाता है, विलवणीकरण कहलाता है, या फिर दोस्तों वनीकरण कहलाता है? इसका राइट आंसर आएगा सुपोषण। पोषण का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो जब भी पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे भी दोस्तों जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अगर फास्फेट नाइट्रेट ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने ऑक्साइड बना लेंगे, और ऑक्साइड बनाने के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर पानी में घुली ऐसी कोई भी चीज जो वहां पर घुली ऑक्सीजन को कम कर रही है वो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा किस वन्यजीव संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर तो आप जानते हैं टाइगर के लिए शुरू किया गया था, लेकिन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1972, 73, 80 या फिर 86? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2025 में आया भी हुआ है, और इसका राइट आंसर है 1973 में। याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पर यहाँ पर आपका समय नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि हमें इसी लेक्चर में 25 क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए, तो याद रखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से भाई शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लाइकेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइकेन्स जो है ये वायु प्रदूषकों के सबसे अच्छे प्राकृतिक संकेतक माने जाते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि किस प्रकार के वायु प्रदूषण को लाइकेन जो है वो मैनेज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर लेड? चलिए ये देखिए भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक। देखिए, खास तौर पर वाहनों से और जो केमिकल फैक्ट्रीज है वहां से सल्फर निकलता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसे लाइकेन जो है सल्फाइड में बदल देते हैं, और इस वायुमंडल में इसकी भूमिका को कम कर देते हैं। मतलब सल्फाइड से होने वाले प्रदूषण को मैनेज करने में लाइकेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइकेन दोस्तों इसका इस्तेमाल लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस बनाने में इसका उपयोग होता है, और लाइकेन एक्चुअली में सहजीविता का उदाहरण है। ये कवक और शैवाल के मिलने से आमतौर पर बनता है। चलिए भाई, सही है, आगे बढ़ते हैं, और इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया है? इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? और ये आपको बताना है, 2024 का ये क्वेश्चन है। कब आया है भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में आया है, 1980 में आया है, 1986 में आया है, या फिर 1992 में आया है? भाई ये आपको बताना है। राइट आंसर है दोस्तों 1972। याद रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहले आया है भाई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, और प्रोजेक्ट टाइगर इसके एक साल बाद 73 में शुरू हुआ। पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आएगा, उसके बाद ही तो कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा। चलिए, आसान था। चलिए, तो आप
देख ही लिए हैं, 72 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें तो बहुत सारी है भाई, लेकिन आपको ये बताना है कि प्राथमिक, प्राइमरी तौर पर ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है। प्राइमरी तौर पर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है? मीथेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर दोस्तों क्या है, ओजोन है? इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सबसे मुख्य जो भूमिका है वो किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की है। वैसे तो आमतौर पे वायुमंडल के अंदर 0.003% पाई जाती है, पर अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ना बहुत सारी जनजातियों के लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा ये हमारे ग्लेशियर को पिघालता है, क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है, बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित होती है। राइट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 15, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि एसिड रेन में कौन सी दो गैसें मुख्य तौर पे जिम्मेदार हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ओजोन और मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या, ऑक्सीजन। देखिए, जो एसिड रेन होती है ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ये मेन इसका कंटेंट है, क्योंकि एसिड रेन में दोस्तों बनता है H2SO4 और साथ में बनता है HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला होता है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। आमतौर पे जहां पे प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर जो शुरुआती तौर की बारिश होती है ना, वहां पर एसिड रेन हमें देखने को मिलती है। खासतौर पे आपने यमुना नदी के किनारे वाले क्षेत्र में ज्यादा एसिड रेन की खबरें सुनी होगी। ताजमहल का रंग भी फीका इसलिए पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। ए इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए, ए इज द राइट आंसर भाई। आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच गए हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन हमें करने हैं और देखते हैं कितना समय हमें लगता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था? बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, जहां आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला नेशनल पार्क बताइए। 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। वैसे कान्हा है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और गिर है। राइट आंसर है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहां पर है ये दोस्तों? उत्तराखंड में है। और दोस्तों ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इनफैक्ट ये पहला टाइगर रिजर्व भी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये न केवल पहला नेशनल पार्क है बल्कि पहला टाइगर रिजर्व भी है। और अब दोस्तों इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी जो है वो बहती है। और इसका अन्य नाम दोस्तों हेली पार्क भी है, क्योंकि यहाँ पर हेली नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने इसको बनाया। जिम कॉर्बेट इसका नाम यहाँ के एक शिकारी के कारण पड़ा था। एक जिम कॉर्बेट करके बड़ा ही शिकारी था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था, तो याद रखिएगा। चलिए, कान्हा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कान्हा एमपी का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। तो राइट आंसर है इसका जिम। मूल रूप से हेली बोलते हैं इसको, लेकिन आजकल इसको रामगंगा बोलने लगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ ज्यादा ही बड़े फॉन्ट हो गए पर काम चला लीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग में लाया गया है? और 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, नॉर्मन मायर, अर्नेस्ट हैक्ले, एजी ट्रांसले या चार्ल्स डार्विन। कौन सा शब्द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये शब्द पहली बार किसके द्वारा लाया गया? ये शब्द पहली बार दोस्तों लाया गया है नॉर्मन मायर्स के द्वारा। इसके द्वारा लाया गया नॉर्मन मायर्स। ए इज द राइट आंसर। फैक्ट है, अगर पता रहेगा तो ही आप एग्जाम में कर पाएंगे, अगर पता नहीं है तो फिर आप चूक सकते हैं, इसलिए ऐसे फैक्ट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, मायर्स ने दिया था। कब दिया था भाई? 1988 में दिया था, ब्रिटेन के थे ये। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19, 18 शायद मिस हो गया, फिलहाल छोड़ दीजिए। 19 में आ जाइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वैश्विक सम्मेलन के बाद पारित किया गया? ये नहीं पूछ रहे हैं कब पारित किया गया, सन नहीं पूछा जा रहा आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था जिसके बाद हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया है भाई। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो अर्थ समिट 1992, जोहानसबर्ग समिट 2002 या पेरिस समिट 2015। दोस्तों, ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये पर्यावरण को लेकर पहली बार जो मुद्दा उठा था वो उठा था स्टॉकहोम सम्मेलन में, और स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर ही ये पर्यावरण को बचाने की बात की गई थी। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही चर्चा में भारत के अंदर आया है। ठीक है, राइट आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। और हमने संविधान के अंदर फिर आगे चल के व्यवस्था की। संविधान के अंदर दोस्तों आर्टिकल 253 के अंदर हमारे यहाँ 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, काफी हम आगे बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित गतिविधि मरुस्थलीकरण मतलब कि डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण है? मतलब ऐसी कौन सी गतिविधि है जो हमारे यहाँ रेगिस्तान को या मरुस्थल को बढ़ावा दे रही है? अधिक चराई और वनों की कटाई मतलब ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन, या फिर फसल का चक्रण क्रॉप रोटेशन, या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, या वर्षा जल संचयन। देखिए, वर्षा जल संचयन तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो मरुस्थलीकरण और कम होगा। ड्रिप सिंचाई भी नहीं हो सकती इसका आंसर। ठीक है, फसल चक्रण भी मेन रीजन नहीं, ये तो और अच्छा, इससे पानी की बचत होती। अधिक चराई और वनों की कटाई ही इसका राइट आंसर यहाँ पर लगेगा। जब भी हम ऐसा तरीका अपनाते हैं तो इसे कैंसिलेशन मेथड कहते हैं। हम एक एक करके कैंसिल करते हैं और राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, अप्रोच बना लेते हैं। चलिए, तो राइट आंसर ए आएगा भाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, ये भी 2025 का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित करने वाली संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? देखिए, ये एक संस्था है IUCN, और इसका काम है पूरी दुनिया में विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की और पौधों की प्रजाति को पूरी दुनिया के सामने लेकर आना। तो ये हर साल एक बुक जारी करती है, और उस बुक में अगर किसी भी जीव जंतु की किसी प्रजाति को या पादपों की यानी कि प्लांट्स की किसी प्रजाति को शामिल कर दिया जाता है, तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि ये संकटग्रस्त यानी कि रेड जोन में आ चुकी स्पीसीज है और ये धीरे धीरे खत्म होने वाली है, अत्यंत संवेदनशील वो हो जाती है। और उस बुक को कहा जाता है रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक में शामिल कोई भी स्पीसीज जो है वो मानी जाती है कि लगभग विलुप्त होने की कगार में आ गई है और उसका संरक्षण अनिवार्य हो गया है। तो देखिए क्या कहा जाता है, ग्रीन, रेड, ब्लू या ब्लैक सिग्नल लिस्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा रेड डेटा लिस्ट या बुक, जो आपको कहना है। तो दैट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग 1866 में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स एल्टन या यूजीन ओडोम। राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों पारिस्थितिकी का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने ही पहली बार 1886 में, इन्होंने 1886 नहीं भाई 1866 में पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बहुत बेसिक और एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23, जैव विविधता में इन सीटू यानी कि स्व स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, जब भी हम दोस्तों जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं या फिर जब भी हम पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, तो इन्हें संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है इन सीटू और दूसरा कहलाता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है कि जिस जगह पर वो जीव जंतु या फिर पादप पाए जाते हैं उसी जगह पे संरक्षण कर दिया जाए। लाइक हमें टाइगर को का कंजर्वेशन करना है,
तो जहां पर टाइगर पाया जाता है हम वहीं पर उसके लिए उचित व्यवस्था कर देंगे और वहीं उसका संरक्षण करेंगे। या किसी मछली का करना है, लाइक डॉल्फिन का करना है, तो जिस नदी में पाई जाती है वहीं पर उसका संरक्षण कर देंगे। इसे कहते हैं इन सीटू, हिंदी में कहते हैं स्व स्थानीय, वो उसी स्थान पे संरक्षण। एक्स सीटू का मतलब ये होता है कि उसका हम कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर संरक्षण करेंगे। जैसे कोई मान लो जीव जंतु है तो उसे चिड़ियाघर में ले जाकर करेंगे, या फिर उसके लिए अलग से कोई तालाब बनाएंगे, अलग से कोई उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे और वहां फिर उसकी संख्या बढ़ाएंगे, बाद में जंगल में छोड़ देंगे। इसको कहते हैं बाह्य स्थानीय। तो आपको बताना है कि कौन सा इन सीटू नहीं है। नेशनल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व या वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए नेशनल पार्क तो नेचुरल होते हैं भाई, तो ये तो इन सीटू ही है। हमको बताना है कि कौन सा इन सीटू नहीं है। बॉटनिकल गार्डन हम खुद बनाते हैं, ये कृत्रिम वातावरण वाले होते हैं, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब तो इन सीटू ही कहलाते हैं। पर अगर यहाँ से हमें कोई वनस्पति मिली तो हम उसको कहाँ ले जा लेते हैं, बॉटनिकल गार्डन में, और फिर वहां उसको प्रोटेक्ट करते हैं। राइट, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बॉटनिकल गार्डन। चिड़ियाघर हो गया या एक्वेरियम हो गया या कोई तालाब हो गया, ये भी जो है एक्स सीटू का ही माना जाता है उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और ये किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, काजीरंगा असम में है और ये राइनो के लिए आमतौर पर फेमस है। एक सींग वाले राइनो जो है वो काजीरंगा में मिलते हैं। राइट आंसर आ जाएगा एक सींग वाला गेंडा। चलिए बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक किस प्रकार के बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। आपने आजकल देखा होगा कुछ ईंटें आती हैं आजकल घर बनाने वाली, ब्रिक्स आती हैं, बहुत हल्की रहती है, वो इसी फ्लाई ऐश से बनती है। ये फ्लाई ऐश फैक्ट्री से निकलने वाला बहुत बड़ा प्रदूषक है। ये कहाँ से निकलता है, जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नदियों में जो पानी बनाने के, सॉरी, नदियों में पानी से बिजली बनाने के जो संयंत्र होते हैं वहां से, या कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट जहां कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है वहां से, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या सौर ऊर्जा संयंत्र से। देखिए भाई, पानी वाले प्लांट से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं होता है, परमाणु ऊर्जा से भी इस प्रकार का प्रदूषण तो नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि यहाँ पे जब कोयला को जलाया जाता है तो भारी मात्रा में राख निकलती है और ये वायुमंडल में उड़कर प्रदूषण फैलाती है। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यानी कि एक्स आर्मी मैन के लिए और उससे रिलेटेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको और भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात करें, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही सावधानी से और लेवल को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। इसकी जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जहां एक बार फिर हम 25 क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि ट्रेंड एनालिसिस हम अच्छे से कर सकें। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है और आप इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसी लगी ये क्लास और आप और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।